नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। सीएम बघेल ने प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये महाविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की बनावट पर बनेगा। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि इन महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से बस्तर और सरगुजा अंचल की लोक कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। सीएम बघेल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में शुरू करने को लेकर भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम बघेल अपने निवास कार्यालय पर समीक्षा बैठकों के क्रम में पर्यटन और संस्कृति विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सीएम बघेल ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां पर पर्यटकों के रुकने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से होटल्स की सुविधा को बेहतर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेश को ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर पर्यटन स्थल में पर्यटन के दृष्टिकोण से सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिमगा तहसील के पास स्थित ऐतिहासिक कबीर भूमि दामखेड़ा में भी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा, ताकि वहां पर आने वाले पर्यटकों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। वहीं अधिकारियों ने भी बताया कि दामाखेड़ा को विकसित करने के लिए 22 करोड़ 43 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र सरकार की कोयला नीति पूरे तरीके से असफल रही है और ये बात कही है सीएम बघेल ने। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य के पास 1 से 2 दिन का कोयला बचा है। आपको बता दें कि कोयले की आवश्यकता राज्य सरकार के अलावा छोटे बड़े सभी उद्योगों को पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार की नीति के कारण राज्य सरकार के साथ साथ छोटे बड़े सभी उद्योगों के मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बघेल की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि देश में कोयले का उत्पादन कम हो चुका है। सीएम बघेल ने सरकार की नीतियों को लेकर कहा कि सरकार की कोयला नीति पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार विदेश से कोयले का आयात कर रही है, जिसकी कीमत 3000 है, लेकिन विदेश में कोयला आने के बाद उसे 15000 में बेचा जाएगा, जिससे महंगाई पर और जोर पड़ेगा, लोगों की जेब पर और जोर पड़ेगा। केंद्र सरकार की ये नीति असफल है। कई राज्यों के पास सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला बचा हुआ है, जिससे काफी परेशानी का सामना आगे करना पड़ सकता है। इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटे थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है न राज्य सरकार को ये लोग खदान लाट के ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज जो पावर प्लांट कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। आज स्थिति क्या है, उसके कारण से आज यदि राज्यों के कोयले की बात करें, देश के अंदर की जो कोयला है वो 3000 से 4000 रुपये प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15000 से 20000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है
उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। तो बहुत सारे राज्य की स्थिति है कि वो राहुल जी ने तो एवरेज में 8 दिन का बताया है, वो 3 दिन 4 दिन, किसी राज्य में तो 1.5 दिन का है। तो कोयले की स्थिति बहुत खराब। आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा पहुंचे, जहां पर कवासी लखमा ने जनसंपर्क के दौरान गांव चिन्नापारा में लोगों से मुलाकात कर गांव की सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और गांव वासियों की जरूरत और समस्याओं को भी इस मौके पर सुना, जिसमें मुख्य समस्या गर्मी के दिनों में जल स्तर के नीचे चले जाने की सामने आई है। जिसके बाद मंत्री ने नल जल योजना के तहत पेयजल की समस्या का जायजा लिया और अधिकारियों को इस समस्या को तुरंत दूर करने को लेकर निर्देश भी दे दिए। आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे आबकारी मंत्री कवासी, जहां पर दौरे के दौरान उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत कर वहां की समस्याओं को जाना, लोगों से उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली कि आखिर क्या उन्हें मूलभूत सुविधाएं सही तरीके से मिल रही हैं। और यहां पर समस्या जो कि सबसे ज्यादा सामने आई है वो है पीने के पानी की समस्या, और इस पीने के पानी की समस्या को लेकर उनकी तरफ से जल्द ही समस्या को दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान दंतेवाड़ा के दौरे पर पहुंचे और दंतेवाड़ा के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही दंतेवाड़ा प्रशासन की तरफ से किए जा रहे नवाचार के कामों को लेकर प्रशंसा भी की। दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें, महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और एनजीओ से भी जुड़े लोगों से उन्होंने इस मौके पर मुलाकात की। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले के दर्जे में रखा है। छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्री 2 दिन के दौरे पर हैं। दंतेवाड़ा में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने केंद्रीय कार्यों और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक कर अवलोकन किया और दंतेवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में विभागीय अधिकारियों से जानकारी भी ली। दंतेश्वरी माई के नाम से पोस्ट कार्ड का विमोचन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिले में चल रहे कार्यों की सराहना की। जिले में 59 गांव को मोबाइल नेटवर्क से 1 साल के भीतर जोड़ने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। वहीं नक्सल की समस्या से जूझ रहे जिले में विकास कार्यों को लेकर राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये बात भी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान की तरफ से कही गई है। वहीं पहाड़ों में बसे बैगा जनजाति समुदाय के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई गांव में ऐसे हैं जहां पर हैंडपंप तो हैं, लेकिन माइंस में पत्थर तोड़ने की वजह से पानी का स्तर नीचे चला गया है और ग्रामीण गर्मी के दिनों में पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं। बोदई में आश्रित गांव रबदा में ग्रामीण पानी के लिए पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, नाले का पानी ढोते हैं, तब पीने के पानी की व्यवस्था हो पाती है। इस मामले पर जनता कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील केशरवानी का कहना है कि पहले सभी गांव में हरे भरे पेड़ पौधे थे, तब भरपूर मात्रा में पानी मिलता था, लेकिन जब से बॉक्साइट का खनन शुरू हुआ है तब से पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे चला गया। शासन प्रशासन की मिलीभगत से इस क्षेत्र का काफी शोषण हुआ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस क्षेत्र के साथ नहीं बल्कि बाल्को कंपनी के साथ खड़ी हैं। अगर सरकार को आदिवासियों की चिंता है तो यहाँ के लोगों के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था करें। वहीं अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण हर सीजन में पानी के जुगाड़ में भटकते हैं। गर्मी के दिनों में उनको ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कड़ी धूप में उन्हें पसीना बहाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है।
वहीं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों के प्रांतीय आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग कार्यालय के सामने 16वें दिन भी धरना जारी रहा। इनके समर्थन में जिला पंचायत सदस्य अनिता मंज, लालसाई मंज, लघु वनोपज संघ के उपरांत अध्यक्ष सुरेश सोनी ने मनरेगा कर्मियों को अपना समर्थन दिया और उनकी मांगों को जायज बताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से जल्द उनको पूरा करने की अपील की है। दरअसल छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की तरफ से 4 अप्रैल 2022 से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से धरना दिया जा रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फिलहाल ये लोग बैठे हैं। इनकी तरफ से जिला पंचायत सदस्य और अन्य ने भी इनको अपना समर्थन दिया गया है, जिस पर आभार जताया गया। मनरेगा कर्मियों की 2 सूत्रीय मांग चुनावी घोषणा पत्र को जो मांगे हैं उनको पूरा करना और समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितकरण करना और साथ ही साथ इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित करते हुए सभी मनरेगा कर्मियों पर सिविल नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली को लागू करने की मांग की गई है। इन मांगों के विषय पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं से उनको समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, पहले तो मैं टीवी चैनल वालों को पहले धन्यवाद देता हूं। जो इनका 16वां दिन हड़ताल जो चल रहा है वो बहुत ही दुखदाई है। आज तक सरकार को इनकी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं इनको पूरी कर देना चाहिए और इनकी मांग जो है जायज़ है। इन्होंने जो रोजगार सहायक हैं वो 150 रुपया में कार्य कर रहे हैं। मंथली इनका 5,000 रुपया है और जितने जो अपने जो कर्मचारी हैं, टीए हो गए, एपीओ हो गए, उनको भी संतोषजनक वेतन नहीं है। पूरी वेतन मिलना चाहिए। आज केंद्र गवर्नमेंट में शिक्षा कर्मियों को हो गया, सभी विभागों को हो गया, सभी विभाग में काफ़ी पर्याप्त उनको वेतन है, लेकिन इनको बंधुआ मजदूर की तरह इनको कोसा जा रहा है, पीसा जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग जल्द से जल्द। देखिए, पहले 16 दिन से मनरेगा कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वन विभाग कार्यालय के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नियमित करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, साथ ही साथ नियमावली को लागू करने की बात भी इनकी तरफ से की जा रही है। अपनी इन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वो तमाम अधिकारियों से बात कर चुके हैं, विभाग को लेकर इसके बारे में लिखित में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जब उनकी मांगों को माना नहीं गया तो लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हैं। आपको बता दें कि 16 दिन से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। वन विभाग के कार्यालय के बाहर ये बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, आग लगने, भूकंप से बचाव और सुरक्षा के संबंध में मंगलवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ टीम के निरीक्षक सुशील कुमार की अगुवाई में CSR मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि यदि कोई बिल्डिंग भूकंप या अन्य किसी आपदा में फंसे लोगों के लिए किसी प्रकार के बचाव और राहत कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि CSR मॉक ड्रिल का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में किया गया, जहां पर एनडीआरएफ टीम के निरीक्षक सुशील कुमार की अगुवाई में जिला फायर ब्रिगेड टीम, बेमित्रा और विद्यालय के प्रांगण में लोग मौजूद रहे, जिसमें दोनों टीमों का संयुक्त मॉक ड्रिल हुआ। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि यदि कोई बिल्डिंग में फंसा रहता है तो उसे किस तरीके से बचाया जाएगा, कैसे राहत कार्य किया जाएगा, उसके डेमो के माध्यम से प्रदर्शित इसे करते हुए मॉक ड्रिल में बताया गया है। आपको बता दें, मॉक ड्रिल में स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। बच्चों को चोट लगने पर उनके बचाव के अलग अलग जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी मौजूद रहे। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।